गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज है सितंबर 27, मंडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं ब्रीफली हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। वैसे आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं आया और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स भी ज़्यादा नहीं है, थोड़े से टॉपिक हैं, लेकिन जितने भी हैं उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब जो पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द माओइस्ट इन्फ्लुएंस डाउन फ्रॉम 96 टू 41 कंट्रीज। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, उन्होंने ये अभी स्टेटमेंट दिया है। मतलब होम मिनिस्ट्री की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इंडिया में नक्सलिज्म धीरे धीरे कम हो रहा है। तो थोड़ा नक्सलिज्म के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जीएस पेपर 3 लिख लीजिए, क्योंकि जीएस पेपर 3 में आपका नक्सलिज्म का टॉपिक आता है इंटरनल सिक्योरिटी वाले चैप्टर से। डायरेक्ट पोर्शन आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग वहां से करेंगे। अगला टॉपिक रहने वाला है दैट इज गोइंग टू अबाउट एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू है मिस्टर गोयनका का। उन्होंने इंटरव्यू में इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में कुछ बात की है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हम अपना के सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये आपका जीएस पेपर 3 से मेंस के परस्पेक्टिव से एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। अगला करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द एडिटोरियल फॉर द डे एंड इट इज गोइंग टू अबाउट द फ्लड मैनेजमेंट दैट कैन नॉट बी वाटर डाउन। मतलब नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशनशिप को थोड़ा बताया हुआ है और उसके साथ हम लोगों ने इंडिया में जो फ्लड मैनेजमेंट है उसको रिलेट किया हुआ है। तो जीएस पेपर थ्रू में आप इसको कवर कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक से। और जीएस पेपर 2 में भी अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो इंडिया नेपाल रिलेशन के साथ भी इसको आप अटैच कर सकते हो, तो जैसा आपका मन करे। लेकिन वैसे मेजॉरिटी पार्टी जो है ये डीएम का मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का ही है। अगला रहने वाला है नीडलेस रो। ये भी एक एडिटोरियल सेक्शन से ही लिया हुआ है, जीएस पेपर 2 में कवर करते हैं। राजस्थान में एक नया बिल पास किया गया है चाइल्ड मैरिज को लेके, उसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, अपोजिशन वाले बहुत गाली गलौज कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। अगला पढ़ने वाले हैं सीजीआई ने कहा है कि 50% वीमेन कोटा होना चाहिए जुडिशरी के अंदर। एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है यहाँ पे। फ्यूचर में इसके लेके क्या होने वाला है वो तो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। अगला रहने वाला है द स्विस वोटर्स से बिग येस टू सेम गे मैरिज। मतलब सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है स्विट्जरलैंड के अंदर। लेकिन हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में इस टॉपिक के बहाने से बात करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है माओइस्ट को लेके। देखिए इंडिया में अगर आप माओइस्ट की बात करते हो, ये रेड कॉरिडोर है। देखिए आपको दिख रहा है पिक्चर में, दिस इज कॉल्ड रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर, ये रेड कॉरिडोर में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आती है ना, जो भी एरियाज आते हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड हैं थ्रू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब नक्सलिज्म आप कह सकते हो। लूजली टर्म में इसको कहा जाता है फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति, फ्रॉम तिरुपति टेम्पल टू पशुपति टेम्पल इन नेपाल। इसके बीच में आपको मिलता है नक्सलिज्म की एक्टिविटी। खैर, तो इन्होंने कहा है, होम मिनिस्टर ने कहा है कि 41 डिस्ट्रिक्ट में अभी लिमिटेड रह गया है। 2010 में ये 196 डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। मतलब पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा कम हो गया है, ऐसा उनका कहना है। एंड आउट ऑफ दीज 10 स्टेट्स, आउट ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स, 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं आउट ऑफ दीज 41 डिस्ट्रिक्ट जहां पे 85% एक्टिविटी है। मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट ही ऐसी बची है इंडिया में, लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसी बची हैं इंडिया में जहां पे जो है बहुत कम एक्टिविटी है। 25 डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। तो 75 स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 15% एक्टिविटी है और 25 स्टेट में जो है 85 एक्टिविटी है। तो ये मतलब मैथ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन आप ये कह सकते हो कि इंडिया में ओवरऑल नक्सलिज्म की जो घटनाएं हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। ऐसी सरकार ने कुछ स्कीम चलाई थी, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस एंड द सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। इसके तहत सरकार जो है इन स्टेट्स को कुछ पैसा देती है ताकि वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी कर सकें। पिछले कुछ समय से इसके अंदर पैसे की थोड़ी कमी की गई है। तो अभी होम मिनिस्टर ने मीटिंग किया था, किस किस के साथ मीटिंग किया था? जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे झारखंड है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, इनके सीएम के साथ मीटिंग किया था और यहाँ पे पैसे को लेके थोड़ी सी यहाँ पे बात की गई थी। झारखंड के सीएम ने उस मीटिंग के अंदर ये कहा कि जो बुद्धा पहाड़ की जो पहाड़ियां हैं जो झारखंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ती हैं, उनके साथ ये समस्या है कि जो बुद्धा पहाड़ है ना,
ये बड़ा इनएक्सेसिबल है, मतलब बहुत ही एक ऊबड़ खाबड़ सा पहाड़ है और एकदम घने जंगल यहाँ पे मिलते हैं। तो माओइस्ट लोग क्या करते हैं, वो वहाँ पे एक्टिविटी करके और यहाँ पे जाके छिप जाते हैं, और जिसकी वजह से स्टेट्स में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो एक्टिविटी करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर और झारखंड के अंदर, लेकिन छिप जाते हैं वो छत्तीसगढ़ में। और पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, झारखंड की और छत्तीसगढ़ की पुलिस के बीच में आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे माओइस्ट एक्टिविटी को टैकल करने में थोड़ी समस्या आ रही है। अगर आप फैक्ट्स की बात करो तो इंसिडेंट ये कहते हैं कि 2009 में जो है लगभग 2258 इंसिडेंट हुए थे, और 2009 में अभी जो है अगस्त के महीने में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 349 इंसिडेंट ही हुए हैं। मतलब देखें इंसिडेंट भी कितने ज़्यादा घट गए हैं। तो ओवरऑल ये कह सकते हो कि भैया हमारे यहाँ पे नक्सलिज्म थोड़ा सा कम हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए, तो ये तो थोड़ा सा फैक्ट की बात होगी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से, डेफिनेटली आता भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इन फैक्ट्स को वहाँ पे डाल सकते हो। तो एक दो फैक्ट आपको हमेशा याद रखने चाहिए, और आप लेजिटिमेट फैक्ट ही याद रखने हैं, जो या तो होम मिनिस्ट्री से आए हैं या फिर एनसीआरबी से आए हैं। कोई लेजिटिमेट फैक्ट आप याद रखोगे, उसको एग्जाम में अगर आप लिखोगे ना तो आपके आंसर का वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ी सी अगर नक्सलिज्म की आप बात करो, शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल में, नक्सलबारी विलेज से शुरुआत हुई थी, जहां पे कुछ लैंडलॉर्ड्स ने कुछ पेजेंट्स को मारा था। उसके बाद इन पेजेंट्स ने अपने ग्रुप्स बनाए और इन्होंने जो है लैंडलॉर्ड्स वगैरह के रिकॉर्ड वगैरह जला दिया, उनको थोड़ा लूट लिया, मार भी दिया गया। वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी जो बेसिक आइडियोलॉजी होती है नक्सलिज्म की या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, वो उसको इंस्पिरेशन मिलती है माओ जेडोंग के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। माओ जेडोंग जो है वो चाइना के प्रीमियर हुआ करते थे पहले, 1960s की मैं बात कर रहा हूं। और इनका यह कहना था कि अगर आपको पॉलिटिकल पावर चाहिए तो आपको वायलेंस करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये थोड़े से अग्रेसिव टाइप के थे। इनका कहना था कि अगर आपको पॉलिटिकल पावर चाहिए तो आपको गन उठानी पड़ेगी, बंदूक की नोक पे पॉलिटिकल पावर ली जा सकती है, डेमोक्रेसी के ऊपर नहीं ली जा सकती, ऐसा माओ जेडोंग ने कहा था। उस आइडियोलॉजी के ये लोग बिलीव करते हैं और इसलिए ये भी लोग हथियार उठाते हैं। तो 1960s और 70s की अगर बात करें, इनको चाइना से बहुत ज्यादा डायरेक्ट सपोर्ट मिलता था। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये स्टेट इसे है। इनिशियली जो लीडर थे इस मूवमेंट के वो थे चारू मजूमदार, ये मेन लीडर थे, सबसे बड़े हेड यही थे चारू मजूमदार। उनके कुछ साथी थे जैसे कानू सान्याल और जंगाल संथाल, ये उनके साथी हुआ करते थे। चाइना मीडिया में इसको खूब सपोर्ट मिलता था, खूब हाईलाइट मिलता था, और चाइना मीडिया इसे कहता था मूवमेंट, इस मूवमेंट को कहता था स्प्रिंग थंडर। ये आप अगर कहीं एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन चाइना के पर्सपेक्टिव से, आप स्प्रिंग थंडर का वहां पे यूज कर सकते हो, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इसके कारण क्या है नक्सलिज्म की, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, सबको पता है इसके कारण क्या है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। ब्रिटिश समय से लेके आज प्रेजेंट टाइम में भी फॉरेस्ट जो राइट्स हैं वहां पे लोगों के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसकी वजह से लोकल कम्युनिटी में काफी ज्यादा एक एंगर वाली फीलिंग होती है। तो वो यहाँ पे समस्या है। ट्राइबल पॉलिसी हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, उनको डिस्प्लेस कर देते हैं इंडस्ट्री की वजह से, है ना, घरों वगैरह से निकाल देते हैं, कंस्ट्रक्शन वहां पे होती है, तो वो ट्राइबल जो पॉलिसीज हैं वो हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। उसके अलावा इंटर रीजनल डिस्पैरिटी भी भैया वहां पे है ना। सिटीज जो हैं, जो शहर हैं वो थोड़े अमीर हैं, उनके पास सुविधाएं भी हैं। गांव में अगर आप इंटीरियर एरियाज में अगर आप जाते हो तो वहां किसी तरह की भी सुविधा वहां पे नहीं है। इवन इन एरियाज में जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो डेफिनेटली इन लोकल एरिया से तो नहीं है, वो बाहर एरिया से बिलोंग करते हैं। तो इंटर रीजनल जो डिस्पैरिटी है ना, उसकी वजह से भी लोगों में थोड़ा सा गुस्सा यहाँ पे आता है। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जिसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे काफ़ी कम है, इंटीरियर एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है वहाँ पे। तो अनएम्प्लॉयड जो होते हैं, जो यूथ होते हैं, गरीब होते हैं, उनका ब्रेन वॉश करना और उनको हथियार हटाना इज़ अ वेरी ईजी प्रोसेस, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। द पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपरली नहीं हो पाए आज़ादी के बाद हमारी कंट्री में, तो इसीलिए जो लैंड है वो कुछ लोगों के हाथ में ही लिमिटेड रह गई, और जो आम आदमी है, जो पेजेंट हैं, जो फार्मर हैं, जो लेबरर्स हैं, उनके पास लैंड भी नहीं है। तो इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। उसके बाद इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है, इन द सेंस कि यहाँ पे जहाँ पर देखो पिक्चर में देखो, जहाँ जहाँ पे जो आपको एरिया नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट आपको मिलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि ये नक्सलाइट एक्टिविटी के लिए बहुत ही सुटेबल होता है, क्योंकि वो वायलेंस करने के बाद आराम से जंगल में जाके छिप सकते हैं, और वो जंगल को अच्छे से पहचानते भी हैं, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन वो जंगल में ही रहते आ रहे हैं। लेकिन जो पुलिस फोर्स है, जो हमारी सीआरपीएफ है, वो जंगल से इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं है जितना ये लोकल यहाँ पे पॉपुलेशन फैमिलियर है। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स भी लिए हैं इसके लिए। आप ये इस कमेटी का नाम याद रखोगे एग्जाम के परस्पेक्टिव से, डी बंदोपाध्याय कमेटी, 2006 में इसको बनाया गया था, क्योंकि 2004-2005 में लगभग इंडिया में 200 डिस्ट्रिक्ट जो हैं
वो नक्सलिज्म से परेशान थी और इसीलिए मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि नक्सलिज्म इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू इंडिया, इवन मोर थ्रेटनिंग देन पाकिस्तान एंड चाइना, ऐसा मनमोहन सिंह जी ने उस समय पे कहा था। उसके अलावा हम लोगों ने ऑपरेशन समाधान चलाया, ग्रे हाउंड पुलिस फोर्सेस आंध्र प्रदेश वगैरह में हम लोगों ने चलाई। ग्रे हाउंड पुलिस ना एक स्पेशल कमांडो फोर्स होती है जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होती है और वहाँ पे ये एक्टिविटी करते हैं। सलवा जुदूम यानी कि जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग ही जो है वो करते हैं, नक्सलाइट के अगेंस्ट में हथियार उठाते हैं सलवा जुदूम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ऑपरेशन ग्रीन हंट किया गया था सरकार के द्वारा, आर्मी वगैरह का यूज़ यहाँ पे किया गया था। उसके बाद सरेंडर पॉलिसी भी है, अगर कोई आदमी सरेंडर करता है तो उसको 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। यहाँ पे आपकी चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक मूवी देखना, ये मूवी का नाम है इसका नाम है न्यूटन, है ना। बहुत बहुत शानदार मूवी है, 2-3 बार मैं इसको देख चुका हूँ, कल भी मैंने इसको देखा। आपको नक्सलिज्म की समस्या के बारे में बहुत रियलिस्टिक पिक्चर इस मूवी में दिखाया गया है। कोई फालतू का हीरोइज्म नहीं है, कोई फालतू का एक्शन नहीं है, बड़े बड़े डायलॉग नहीं है, एकदम सिंपल और एकदम रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है इसके अंदर। थोड़ा सा आइडियोलॉजिकली बायस्ड इधर उधर हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल सही दिखाई गई है कि नक्सलिज्म से कैसे वहाँ पे लोकल लोग परेशान हैं, इवन आर्म्ड फोर्सेस से वहाँ पे कैसे लोग लोकल परेशान हैं, डेवलपमेंट का स्टेटस वहाँ पे क्या है, लोगों के एक सोच क्या है वहाँ पे, सरकार उनके बारे में क्या सोचती है, डिफेंस फोर्सेस उनके बारे में क्या सोचती हैं, नक्सलाइट उनके बारे में क्या सोचते हैं, सलवा जुदूम के बारे में भी बताया हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा सा देखना है इस मुद्दे को तो आप ये मूवी भी देख सकते हो, न्यूटन एक अच्छी मूवी है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है जुडिशरी से। भैया हमारे जो सीजीआई हैं रमन्ना जी, इन्होंने कहा है कि जुडिशरी के अंदर वीमेन को 50% का कोटा मिलना चाहिए, इट्स देयर राइट, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर आप कुछ फैक्ट्स की बात करो एग्जाम में लिखने के लिए तो आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट जो जुडिशरी है उसमें 30% फीमेल हैं, हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 11% है, सुप्रीम कोर्ट में अभी 4 वीमेन जस्टिस ऑफिसर हैं आउट ऑफ 33, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी ये परसेंटेज 12% के आसपास बैठता है। अगर आप एडवोकेट की बात करो तो इंडिया में 17 लाख एडवोकेट में से सिर्फ और सिर्फ 15% ही वीमेन है। तो ये है वीमेन का स्टेटस। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि वीमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है हमारी जुडिशरी में, चाहे वो लोकल जुडिशरी हो या फिर वो हाईएस्ट लेवल यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो। तो रमन्ना जी ने कहा है कि वो एडवोकेट करते हैं रिजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट परसेंटेज ऑफ सीट इन द लॉ स्कूल एंड द यूनिवर्सिटीज ऑफ वीमेन। जो इंडिया में लॉ स्कूल है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे भी वीमेन को काफी ज्यादा एक कोटा देने की जरूरत है, रिजर्वेशन देने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से जब अब लॉ स्टूडेंट निकलेंगे, वहीं से जब लॉयर्स निकलेंगे तो वही कल को जाके जज बनेंगे। तो जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन लोकल लेवल पे होगा उतना ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हाईयर लेवल पे भी होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अब सरकार इसके ऊपर क्या पॉलिसी लेती है नहीं लेती है वो एक अलग बात है। वैसे भी हमारे पार्लियामेंट के अंदर 633% रिजर्वेशन जो वीमेन को दिया जाना है, ये बिल बहुत सालों से पेंडिंग है, अभी तक इसको पास नहीं किया गया। तो आई डोंट थिंक सो कि पार्लियामेंट कुछ करेगी इसके बारे में, और अभी तो बहुत स्टडी करना बाकी है। क्या वीमेन को 50% रिजर्वेशन देने से चीज़ें अच्छी होंगी कि नहीं होंगी, इसके बारे में भी अलग अलग विचार हैं लोगों के। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि रिजर्वेशन देने से कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, कुछ कहती हैं कि बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो वीमेन हैं, अगर आप पार्लियामेंटेरियंस की बात करो तो वीमेन के पार्टिसिपेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है, ऐसा भी कुछ स्टडीज़ का कहना है। तो पहली बात तो इसको और ज़्यादा रिसर्च और स्टडी करने की जरूरत है, इसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या होगा, उसके बाद इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो वो भी सारी समस्याएं हैं। तो इंडिया में वैसे भी रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बयान इन्होंने दिया है, इसका मतलब हमारे जुडिशरी प्रो वीमेन है, प्रो वीमेन। और हमारे हमें जो आंसर लिखना होता है अपने एग्जाम के अंदर वो भी प्रो वीमेन होना चाहिए, प्रो माइनॉरिटी होना चाहिए, प्रो नेशन होना चाहिए, प्रो पुअर होना चाहिए, प्रो मार्जिनल सेक्शन होना चाहिए, वो है ना, प्रो ओल्ड एज, प्रो चिल्ड्रन, इस तरह की पॉलिसीज आपको हमेशा फोकस करना चाहिए, तभी आपके एग्जाम में आपको नंबर मिलता है। अब रेडिकल वहां पे नहीं हो सकते, अरे नहीं नहीं रिजर्वेशन तो बेकार है, ये है वो है। भैया जब सीजीआई ने इतनी बड़ी बात बोली है तो उसके अंदर कुछ तो वेटेज होगा, है ना। आपके जो पर्सनल विचार है आपने उसको अपने पास रखिए, एग्जाम में जो लिखना है वो आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखिए, तभी आपको नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज कहती है वो कहती है कि इंडियाज बिग प्रॉब्लम इज लैक ऑफ स्केल। तो ये जो इंटरव्यू लिया गया है वो लिया गया है मिस्टर पवन गोयनका जी का। पवन गोयनका जी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और स्केल के चेयरमैन भी हैं, तो इनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्री का।
तो इनका ये इंटरव्यू है, इसके इंटरव्यू से मैंने कुछ 2-3 चीजें निकाली हैं जो हमारे एग्जाम में हमारे काम आ सकती हैं। क्योंकि आज वैसे कोई बहुत अच्छा कोई मैं नहीं कहूँगा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल आया है हिंदू न्यूज़पेपर में, लेकिन जो आए हुए हैं यहाँ से कुछ अच्छी चीजें हम लोग कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इंडिया में सिनेरियो क्या है, इंडिया में जो एयर कंडीशनर है, हम लोग 80% एयर कंडीशनर के कंपोनेंट्स वगैरह के लिए या प्रोडक्शन के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब इंडिया में जो एयर कंडीशनर जो इंडस्ट्री है वो पूरी इंपोर्ट बेस्ड है। और अभी आ गया पेंडेमिक की वजह से थोड़ी बहुत जो लोकल इंडस्ट्री थी बेचारी वो भी धराशायी होगी, वो भी बिल्कुल चौपट हो गई, है ना। लेकिन अभी गोयनका जी ने कुछ स्टेप लिए और इस स्टेप की वजह से क्या हुआ, इंडिया में वोल्टास जो है और हिटैची जो जापानीज कंपनी है, ये इंडिया में 5,000 करोड़ रुपए एयर कंडीशनिंग के एरिया में इन्वेस्ट करने वाली हैं। इसका मतलब, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस ये है कि इंडिया में जो एयर कंडीशनिंग मार्केट है वो इंपोर्ट बेस्ड ना होकर डोमेस्टिकली उसको अब स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ऐसा हुआ है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कई रीजन है। एक रीजन यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी हो सकता है, जो सरकार ने कई सारे एरियाज में, जैसे टेक्सटाइल में, मोबाइल प्रोडक्शन में और ऑटोमोबाइल में और एयर कंडीशनिंग में सरकार ने कुछ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव चलाए हैं। मतलब आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे आपको हम लोग उतनी ही ज्यादा सब्सिडी और बेनिफिट देते जाएंगे, टैक्स कट वगैरह, ऐसा सरकार ने कहा है। तो इसकी वजह से भी एनकरेजमेंट मिला है। ऊपर से कुछ और चीजें भी हुई हैं जिसकी वजह से एनकरेजमेंट मिला है। लेकिन गोयनका जी का कहना है कि अभी भी हमारी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एरियाज ऑफ कंसर्न है। जैसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में बिजनेस करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, टैक्स बहुत सारे हैं, रेगुलेशन बहुत सारे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो लॉजिस्टिक शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे सामान बहुत महंगा हो जाता है और वो कंपिटिटिव नहीं हो पाता है। इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है रॉ मटेरियल के ऊपर। जैसे हम लोग सोलर पावर पैनल लगाते हैं तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से या यूरोप से, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी काफी हाई लगती है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी काफी हाई लगती है। तो इंपोर्ट ड्यूटी की भी इंडिया में प्रॉब्लम है और ओवर रेगुलेशन भी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो रेगुलेट करते हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि कहां पे, तो स्मूथ नहीं हो पाती हैं चीजें। अब ये चैलेंज है हमारे सामने। चैलेंज क्या है, देखिए, ऐसा लोग मानते हैं कि इंडिया में जो लो लेबर कॉस्ट है वो इंडिया की मार्केट के लिए अच्छा है, ये इंडिया की मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाता है। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर ही नहीं है। तो जो बेनिफिट हमें लो लेबर कॉस्ट से मिलता है वो बेनिफिट बाद में जाके नेग्लेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज लैक ऑफ स्केल। जैसे चाइना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाता है ना, इंडिया बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनाता है, छोटे प्रोजेक्ट बनाता है। इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो भी दुनिया में सबसे महंगी है। एक्सपेंसिव इंडस्ट्रियल पावर, मतलब जो बिजली यहाँ पे मिलती है वो भी बहुत ज्यादा महंगी है। उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब जो आप बैंक से लोन वगैरह लेते हो वो भी सस्ते नहीं है, वो भी काफी महंगे हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर बात करो इंडिया में लगभग 30% है। मतलब अगर कोई कंपनी 100 रुपए का रिवेन्यू जनरेट करती है तो उसमें से 13% तो बेचारी लॉजिस्टिक में ही खर्चा कर देती है, ट्रांसपोर्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन में, शिपिंग में, वो सारा। ओवरऑल वर्ल्ड में ये एवरेज लगभग 8% है। तो इंडिया अगर इसको 13% से अगर 8% पे कन्वर्ट कर देगा तो डेफिनेटली काफी ज्यादा कंपनीज का रिवेन्यू हम लोग जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया में लेबर प्रोडक्टिविटी की भी दिक्कत है और स्किल डेवलपमेंट की दिक्कत है। लोग हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन हम उनके पास स्किल्स नहीं है, ये प्रॉब्लम है। डेफिनेटली जो ये प्रॉब्लम है इनको हम लोग एड्रेस करेंगे तो सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन आपके सामने है। इतना अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में सिंपली पूछ सकता है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। सिंपल क्वेश्चन आप यहां से उसको डाल सकते हो। सॉल्यूशन वही है कि जो मीडियम स्केल सेक्टर इंडस्ट्री है इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस कीजिए, लोगों को स्किल दीजिए जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। और ऊपर जो प्रॉब्लम आपको ये बता रखी हैं वो सारे के सारे आप इसका अपोजिट लिखोगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करिए, कैपिटल को सस्ता कीजिए, पावर को सस्ता कीजिए, है ना, वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। चलिए, अगली जो आती है वो आती है, स्विस वोटर बैंक सेज यस टू सेव सेम सेक्स मैरिज। अभी क्या है, स्विट्जरलैंड के अंदर उन्होंने क्या किया, रेफरेंडम किया तो लोगों ने वोट किया और 64% लोगों ने कहा है कि यस सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए। लेकिन वहां पे सिर्फ 52% लोगों ने ही वोट किया। मतलब 52% लोगों ने वोट किया और इनमें से लगभग अगर आप बोलो 30% लोगों ने 30 लोगों ने बोला यस और 22 लोगों ने बोला नो। लेकिन बाद में 48 लोगों क्या क्या जिन्होंने वोट ही नहीं किया, वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा यह है कि ये रेफरेंडम एक्चुअली होता क्या है।
और स्विट्जरलैंड में ऐसा किया जाता है, इंडिया में ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, ये भी समस्या है। देखिए, रेफरेंडम इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे पास दो डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे होती है यहाँ जहां पे एक तो लोग बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं और पॉपुलेशन बहुत कम होती है ना। वहां पे इंडिया जैसे करोड़ों लोगों में तो आप नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही पार्ट होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या होता है, लोग वोट करते हैं किसी भी लेजिस्लेशन के ऊपर, और उस वोट में जो मेजोरिटी डिसीजन होता है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। दैट इज अ सिंपल फैक्ट ऑफ रेफरेंडम। डेमोक्रेसी क्या होती है आपको सबको पता है ना। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, मतलब लोग ये इलेक्ट करते हैं कि उनको कौन रूल करेगा। डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस टू इलेक्ट योर रूलर, हु इज गोइंग टू रूल यू, है ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दोनों तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो रेफरेंडम इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक और वर्ड, रेफरेंडम इंडिया में हुआ था एक दो जगह पे, जैसे सिक्किम के अंदर रेफरेंडम हुआ था जब इंडिया को 1975 में जब सिक्किम को इंडिया का स्टेट बनाया गया था, तो वहां पे भी रेफरेंडम हम लोगों ने किया था। ऐसा ही रेफरेंडम आजादी के बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और रेफरेंडम के बाद उन्होंने पाकिस्तान में जाना अग्री किया था। तो रेफरेंडम पहले भी हुए हैं, लेकिन बहुत एक दो ही केस है इंडिया में। स्विट्जरलैंड वगैरह कंट्री में मोस्टली रेफरेंडम का यूज वहां पे किया जाता है, छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है ना। इसी से रिगार्डिंग एक टर्म होते हैं जिसे बोलते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट एक टर्म होती है। प्लेबिसाइट इज अ काइंड ऑफ आई वुड से टाइप ऑफ रेफरेंडम, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क होता है। प्लेबिसाइट के लिए आपको हमेशा हमेशा ये रूल है, आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप प्लेबिसाइट नहीं करवा सकते। रेफरेंडम आप उसके बिना भी करवा सकते हो, ठीक है। तो रेफरेंडम थोड़ा सा बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन प्लेबिसाइट बाइंडिंग होता है एक तरह से। सरकार की जो कोई पॉलिसी होती है तो उसमें लोगों का मूड जानने के लिए सरकार प्लेबिसाइट करवा सकती है। तो सरकार ही करवाती है हमेशा प्लेबिसाइट। रेफरेंडम जो है लोग अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है, बिना सरकार की परमिशन के। तो ये थोड़ी चीजें हैं, उसके अलावा कुछ और डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव, ये वो सारा करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, ये रहा आज का क्वेश्चन फ्रॉम द एडिटोरियल सेक्शन। गिवन द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशंस, डिस्कस with examples that how Nepal is crucial in flood management for India। 150 वर्ड्स का आपने लिखना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, या फिर जो आपके तरीके हैं लिखने के टेलीग्राम वगैरह पे आप यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन आज के एडिटोरियल से हैंडल हो सकता है। एडिटोरियल पढ़ने से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब क्वेश्चंस को आप देखते हो तो इस तरह के क्वेश्चन यहां से हैंडल हो सकते हैं। वी वेरी वेल नो कि इंडिया में नेपाल से बहुत सारी रिवर्स इंडिया में आती हैं, घाघरा है, गंडक है, कोसी है ना। ये रिवर इंडिया नेपाल से इंडिया में आती हैं, और ये फास्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, क्योंकि हिमालय का जो स्लोप होता है साउथ की तरफ वो काफी स्टीप होता है, तो ये बहुत स्पीड से आती हैं। तो जब ये स्पीड से आती है तो काफी ज्यादा सेडिमेंट इनके पास होता है, और ये बहुत सारा फ्लड जो है भैया बिहार में, स्पेशली यूपी में भी, बिहार में ये लेके आती हैं। जैसे कोसी रिवर है, कोसी को कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार, ठीक है जी। चलिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल। सोरो ऑफ बंगाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो वैसे तो आप सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। खैर, तो अगर इंडिया में जो नेपाल में फ्लड आता है, अगर इंडिया को इस फ्लड को टैकल करना है तो नेपाल की हेल्प के बिना हम लोग नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल लाजमी सी बात है ना। एक जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस हम लोगों ने ओपन किया था 2004 में। इट्स काइंड ऑफ प्रोग्राम जिसमें हम लोग क्या करने वाले थे, जो नेपाल में जो रिवर हैं, जैसे कोसी रिवर है या गंडक रिवर है, उनके ऊपर डैम बनाने वाले थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट 17 साल के बाद अभी तक अनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि नेपाल की तरफ से जो है पॉजिटिव सिग्नल हमें नहीं मिल रहे हैं। तो नेपाल इंडिया जो अग्रीमेंट किया जाता है उसके तहत, वैसे इंडिया नेपाल के बीच में अग्रीमेंट है जिसमें जो इंडिया के जो स्टेट है, जैसे यूपी है, बिहार है, ये नेपाल में जाके कुछ एरिया तक, जहां पे जो क्रूशियल पॉइंट होते हैं, क्रिटिकल स्ट्रेच होते हैं, वहां तक जाके ये उस रिवर को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब बिहार की गवर्नमेंट नेपाल की टेरिटरी में जाके रिवर्स को मैनेज कर सकती है, वहां पे एम्बैंकमेंट वगैरह बना सकती है, चकबंदी वगैरह कर सकती है, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा एक अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट 30 साल पहले लगभग साइन हुआ था, अभी तक इसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन रिसेंटली ये देखा गया है कि नेपाल में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वहां पे लोग रेजिस्टेंस करते हैं, मतलब वो उसको अपोज करते हैं।
ठीक है। लेकिन काफी कंसल्टेशन के बाद दिल्ली, बिहार और यूपी की और इंडिया की गवर्नमेंट के बाद काठमांडू ने कुछ परमिशन वहां पे दिया था, मतलब नेपाल की सरकार ने कंसल्टेशन के बाद, और हम लोगों ने कुछ डैम वगैरह वहां पे हल्के फुल्के बनाए भी हैं। गंडक बैराज भी जो है हम लोगों ने बनाया है, ये जो है वाल्मीकि नगर जगह पे सिचुएटेड है। ठीक है। तो लेकिन जो होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं इस एडिटोरियल में, आप जाके इसको पढ़ सकते हो। नेपाल की क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे आप वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की अगर आप बात करो, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, जब आप वाटर डायलॉग शुरू करो, और ज्यादा डायलॉग करने की जरूरत है, पॉलिसी सेफगार्ड की जरूरत है लोगों के इंटरेस्ट में, ताकि बॉर्डर की दोनों तरफ, देखिए फ्लड आता है तो दोनों तरफ से आता है, हालांकि ज्यादा इंपैक्ट इंडिया में होता है, लेकिन नेपाल के अंदर भी फ्लड आता है। अगर इंडिया नेपाल आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो नेपाल को भी काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके अलावा हम ऐसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इरिगेशन का बेनिफिट मिलेगा, वाटरवेज का बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए आप ऐसा करिए कि नेपाल को भी बेनिफिट हो और इंडिया को भी बेनिफिट हो। जब दोनों पार्टीज को बेनिफिट होगा ना, तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यहां पे निकल सकता है। ठीक है, चलिए अगली जो है न्यूज वो है, राजस्थान ने जो है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट अभी 2021 पास किया है, जिसको लेके काफी कंट्रोवर्सी है। इनका कहना है कि इस एक्ट के थ्रू राजस्थान की सरकार चाइल्ड मैरिज को लेजिटिमाइज कर रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ मैरिज को रजिस्टर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रजिस्टर कर रहे हैं। रजिस्टर करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग चाइल्ड मैरिज को लीगल कर रहे हैं, दोनों चीजों में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा 2007 में कहा था सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के केस में कि इंडिया में हर मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो चाहे वो अडल्ट मैरिज हो। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो मैरिज लीगल है, वो एक अलग डोमेन है। ठीक है। चाइल्ड इंडिया में जो कानून है, इंडिया का जो कानून है उसके तहत चाइल्ड मैरिज वॉइड नहीं है, चाइल्ड मैरिज इलीगल नहीं है। हाँ, वो वॉइडेबल जरूर है। जैसे मान लो किसी लड़की की शादी 14 साल की उम्र में हो गई, अगर वो कल को 20 साल की होती है, जब वो एडल्ट हो जाती है 18+, तो वो कोर्ट में केस डाल के अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। वॉइडेबल है, वॉइड नहीं है। अब उसकी मर्जी है वो उसको करवाए या ना करवाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो राजस्थान में जो पहले जो एक्ट था, जिसको अभी अमेंडमेंट किया गया है, 2009 का एक्ट था, उसमें 21 साल की उम्र रखी गई थी दोनों के लिए, बॉय के लिए भी और गर्ल के लिए, मतलब दो मेल फीमेल के लिए। अभी क्या किया है नए एक्ट में, इन्होंने लड़की की एज को कर दिया है 18 और लड़के की एज को कर दिया है 21। इतना ही फर्क किया, बाकी और इन्होंने कोई ज्यादा फर्क इसके अंदर किया नहीं है। तो राजस्थान की सरकार का कहना है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप राजस्थान में चाइल्ड मैरिज को लीगल डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यही पूरे का पूरा मामला था। कल भी मैंने आपको ये करवाया था, और कुछ फ्यूचर में अगर एडिटोरियल वगैरह आता है तो इसको भी और ज़्यादा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कुछ एडिशनल टॉपिक हैं आज, 2-3 ज़्यादा नहीं है आज। ओवरऑल द हिंदू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं थे, एनीवेज जितने भी थे उसको हम लोगों ने करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।